प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज आर्थिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज आर्थिक टाइप करें और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, समकालीन विश्व की राजनीति किताब के अंतर्गत आपको समकालीन दक्षिणी एशिया का पाठ की चौथी क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। इसको पढ़ते हैं मजेदार तरीके से। मैंने आपको समकालीन दक्षिणी एशिया का अर्थ बता दिया था। 7 देश आते हैं। उन 7 देशों का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे कि इनके अंतर्गत शासन व्यवस्थाएं, राजनीति व्यवस्थाएं कैसी रही। तो आज 2 देशों के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही और किस तरह से सैनिक शासन व्यवस्था रही। वर्तमान के अंतर्गत पाकिस्तान में एक सैनिक शासन व्यवस्था की जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो 2008 से रेगुलर चल रही हुई है। प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान जैसे ही आजाद हुए तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाता है। तो प्रिय दोस्तों, इसको पाकिस्तान जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद संविधान का निर्माण किया। संविधान के तुरंत बाद यहाँ सत्ता किसने हथिया? एक अयूब खान नामक व्यक्ति था और ये सैनिक अधिकारी था। अयूब खान कौन था? अयूब खान था। और अयूब खान सैनिक अधिकारी था, जनरल था, सैनिक अधिकारी। अयूब खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और बाद में इसने क्या करा दिया? अपना निर्वाचन करा दिया। जनता मतलब निर्वाचन करा दिया और निर्वाचन करने के बाद में ये शासन करने लग गया। तो इसके कार्य जनता को रास नहीं आए पाकिस्तान की वो, और पाकिस्तान की जनता के गुस्सा का इसको सामना करना पड़ा और बाद में इसको अपना पद छोड़ना पड़ा। जनता की गुस्सा की वजह से इसको, जनता के गुस्सा की वजह से इसको अपना पद छोड़ना पड़ा। जनता के गुस्सा की वजह से, जनता के गुस्सा की वजह से इसको पद छोड़ना पड़ा था। तो जनता के गुस्सा की वजह से जैसे ही इसने पद छोड़ा तो इसके बाद फिर से सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया। ये तो सैनिक शासन व्यवस्था है ही, लेकिन इसके बाद भी सैनिक शासन व्यवस्था का फिर से रास्ता साफ हुआ और सैनिक शासन व्यवस्था में यहाँ सत्ता किसके हाथ में आ गई? अयूब खान की जगह पर याहिया खान सत्ता में आ गया। याहिया खान ये भी एक सैनिक अधिकारी था। याहिया खान ये भी जनरल था और इसने भी सत्ता अपने हाथ में ले ली। याहिया खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और ये इस पर शासन करने लग गया पाकिस्तान पर। प्रिय दोस्तों, ये पाकिस्तान का प्रमुख हो गया। सत्ता को अपने हिसाब से ये चलाने लग गए याहिया खान। याहिया खान के हाथ से सत्ता जाने का मुख्य कारण ये था कि इसके समय पर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जो जनता को रास मतलब जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश के निर्माण के बाद इसकी सत्ता हाथ से निकल गई। प्रिय दोस्तों, पाकिस्तान 2 हिस्सों में था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य के आधार पर, हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। तो 2 मुस्लिम बाहुल्य के ज्यादा क्षेत्र थे, एक तो बांग्लादेश जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान। इन दो में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी तो इसको पूर्व मतलब पाकिस्तान देश घोषित कर दिया। तो जैसे ही ये क्या है कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को परेशान करते थे। सत्ता में ज्यादातर लोगों का दबदबा पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का रहता था और ये उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास करते थे और ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था और ये जनता में आंतरिक द्वंद्व चल रहा था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर। अब हुआ क्या? ये कहते हैं कि भाई द्वंद्व का जब तक कोई समाधान न निकाले तो वो एक कहीं ना कहीं देश के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तो ये इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अंतर्गत जो झगड़ा चल रहा था, इससे पाकिस्तान की शायद मतलब संप्रभुता खतरे में पड़ गई, अखंडता खतरे में पड़ गई और इस वजह से पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था 1971 के अंतर्गत। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत ने बांग्लादेश के लोगों को, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उन लोगों को सेना की तरफ से, पैसे की तरफ से, सब तरह से सपोर्ट किया था। और ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत के लिए भी सिरते थी। इस तरह से बनते जा रहे थे कि जब पश्चिम पाकिस्तान की सरकार इनके साथ में ज्यादती व्यवहार करती थी, गलत व्यवहार करती थी, उनको परेशान करते थे, तो ये लोग
पूरी पाकिस्तान को छोड़ करके ये भारत में शरणार्थी के रूप में लगातार प्रवेश कर रहे थे। तो ये लगातार भारत के लिए दिक्कत बढ़ती जा रही थी कहीं ना कहीं। तो ये लगातार पूरे पाकिस्तान लोग भारत से सपोर्ट मांग रहे थे कि भाई हमको किसी भी प्रकार से आप आजाद करा दीजिए, हमको इनके मतलब जो हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं उनसे मुक्ति हमको दिला दीजिए। और जब 1971 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ, तो ये एक कहीं ना कहीं अब अवसर मिल चुका था कि भारत के सामने, अब इसमें भारत की हुई जीत। तो भारत ने दो शर्तें रखी, एक तो पाकिस्तान सेना को आत्मसमर्पण करे, और दूसरी बात जब युद्ध तभी रुकेगा, और दूसरी बात कि भाई ये बांग्लादेश को मतलब पूरी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। तो इस तरह से पूरी पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में निर्माण हुआ। तो ये सारी घटना किसके शासनकाल में हुई थी? याहिया के शासनकाल में हुई थी। इस वजह से अब यहाँ से सैनिक सत्ता खत्म हो जाती है, और सैनिक सत्ता खत्म होने के बाद याहिया खान की जगह पर अब सत्ता में एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार बनती है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आती है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आ जाती है। अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो लोकतांत्रिक सरकार के रूप में निर्वाचित होती है, और ये इसकी लोकतांत्रिक सरकार 1971 से और 1977 तक इसकी सरकार चलती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आती है, और इसकी सरकार 1971 से 1977 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन इसकी सत्ता को गिराने में अंग्रेज मतलब सैनिक अधिकारी किसका हाथ रहता है? जिया उल हक ये सैनिक अधिकारी है। जिया उल हक इस गवर्नमेंट को गिरा देता है 1977 के अंतर्गत, और 1977 में लोकतांत्रिक सरकार इसको जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा देता है, और अपने हाथ में ये फिर से सैनिक शासन व्यवस्था आ जाती है। सैनिक शासन व्यवस्था आ जाती है। सैनिक शासन व्यवस्था आने के बाद में कब? 1977 में। अब 1977 के अंतर्गत अब इसको सैनिक शासन जिया उल हक को भी किसका सामना करना पड़ता है? एक लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ता है। कब? 1982 में, 1982 के अंतर्गत 1982 में लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ता है, और लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करने के बाद इसको शासन छोड़ना होता है। लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ता है, लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ता है, और इसको सत्ता छोड़नी होती है। अब जैसे ही 1982 में लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ता है, तो फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है। और लोकतांत्रिक सरकार कब बनती है? 1988 के अंदर, 1988 में बेनजीर भुट्टो सत्ता में आती है, और ये एक लोकतांत्रिक सरकार है। बेनजीर भुट्टो क्या करती है? बेनजीर भुट्टो की एक पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। बेनजीर भुट्टो की पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये पार्टी है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और ये पार्टी चुनावों के अंतर्गत विजयी होती है 1988 से। तो इस तरह से इनका सिलसिला चलता है। और फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एक तुम्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रमुख पार्टी होती थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूमती रहती है, और ये सिलसिला 1999 के अंतर्गत ये चलता रहता है। यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एवं मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द ये राजनीति घूमती रहती है। मुस्लिम लीग, ये सारी राजनीति 1999 तक इसी तरह से चलती रहती है। और रेगुलर चलने के बाद में 99 के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ पर नवाज शरीफ जो यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हैं 99 के अंतर्गत, तो उनको सत्ता से हटा करके उस समय सैनिक अधिकारी जनरल
परवेज मुशर्रफ उसको अपने सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा देता है। तो फिर से सैनिक शासन व्यवस्था कायम हो जाती है 99 के अंतर्गत। और फिर 2001 के अंतर्गत 2001 के अंतर्गत जनरल परवेज मुशर्रफ अपनों को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर देता है और ये सैनिक शासन व्यवस्था 2008 तक चलती है। 2008 के अंतर्गत फिर से वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम होती है पाकिस्तान के अंतर्गत। और पाकिस्तान के अंतर्गत 2008 के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है और वर्तमान समय तक अब भी वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंतर्गत सैनिक शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर चला। प्रिय दोस्तों, वहां लोक सैनिक शासन व्यवस्था बल होने का कारण, मतलब प्रभावशाली होने का एक कारण यह है कि वहां सेना का बोलबाला, धर्मगुरुओं का बोलबाला और सामाजिक धर्म, मतलब भूस्वामी अभिजन जो वर्ग है उनके दबाव की वजह से यह सैनिक शासन व्यवस्था बल मिलती है और इस तरह से उनकी राजनीति प्रभावित होती है। प्रिय दोस्तों, वहां सैनिक शासन व्यवस्था इन राजनीतिक दलों को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक देश के लिए क्या मानती है, खोटा, मतलब इनमें दोष मानती है, उनको सही नहीं मानती। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का लगातार सिलसिला आपस में विवाद रहता है, तो वो कहीं ये उनका ये मानना है कि भाई राजनीति के चकाचौंध में हम कहीं धोखा न खा जाए, तो इसलिए वहां सैनिक शासन व्यवस्था को ज्यादा बल दिया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से था। और आगे चल करके वहां पर भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ज्यादा बल नहीं दिया गया। पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनको काफी हद तक समर्थन नहीं मिला है। तो इस तरह से मामला चलता है पाकिस्तान के अंतर्गत। प्रिय दोस्तों, वहां की जो प्रेस और मीडिया है वो पूर्ण रूप से आजाद है और साहसी है, ये इसका माना जाता है। और मानव अधिकारों के लिए भी मानव अधिकार आयोग का भी गठन है, वो भी साहसी रूप से कार्य करता है। तो उन दो बातों के बारे में चर्चा होती है। और आपको मैं बता दूं, जो अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो इनके अंतर्गत सैनिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए सैनिक शासन व्यवस्था चाहते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं ना उनको आतंकवाद से डर रहता है कि कहीं इनके परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं। और वहाँ ऐसे आतंकवाद से डरते हैं जो विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा न कर दें। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से था तुम्हारे पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था और सैनिक शासन व्यवस्था। तो ये आपके कुछ हद तक समझ में आया होगा। और प्रिय दोस्तों, मैंने अच्छे से अच्छे शब्दों में आपको समझाने का ये प्रयास किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश की। तो ये तो था इस तरह से, तो था पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरह से रही, सैनिक शासन व्यवस्था किस तरह से रही। एक बार फिर से सुन लो। जैसे ही देश पाकिस्तान आजाद हुआ, तो पाकिस्तान देश के आजाद होने के तुरंत बाद वहां पर क्या हुआ कि भाई वहां सैनिक अधिकारी जनरल अयूब खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और सत्ता हाथ में ले ली तो उसने बाद में उसने अपने आप को निर्वाचित घोषित करवा दिया। और फिर उसको इसके कार्य थे, उसको जनता को रास नहीं आए, पाकिस्तान की जनता को जब रास नहीं आए, तो पसंद नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया कि जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा जनरल अयूब खान को। और उस गुस्से की वजह से उसको पद छोड़ना पड़ा। और जब पद छोड़ा तो फिर से सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। फिर से जब दोबारा से कब्जा किया तो वो कर लिया याहिया खान ने। वो भी जनरल सैनिक अधिकारी था। तो लगातार दो सत्ताएं शुरुआत की, वो किसके हाथ में रही, सैनिक शासन व्यवस्था के हाथ में रही। तो फिर आगे चल करके याहिया खान को शासन काल में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो फिर इसको भी अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और फिर हाथ में सत्ता गई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन 1977 के अंतर्गत इसको भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, मतलब इनकी भी सरकार गिरा दी। और उसमें जियाउल हक का हाथ था। जियाउल हक ने इसकी लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया। और लोकतांत्रिक सरकार को जियाउल हक ने जैसे ही गिराया, तो फिर से सैनिक शासन व्यवस्था कायम हो गई। जियाउल हक एक सैनिक अधिकारी था, तो फिर से सैनिक शासन व्यवस्था कायम हुई। और
जिया उल हक को क्या करना पड़ा, फिर 1982 में एक लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ा, तो फिर वहां पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लानी पड़ी 1988 के अंतर्गत 1988 में। तो बेनजीर भुट्टो जिसकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उस समय दो प्रमुख पार्टियों का ज्यादा बोलबाला था। एक पार्टी थी कि भाई मुस्लिम लीग, इनके इर्द गिर्द पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था घूमती रही। 99 के अंदर 1999 में मतलब वहां का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर से सत्ता से हटा दिया और नवाज शरीफ सत्ता में आ गया, और नवाज शरीफ ने 2001 के अंतर्गत अपने आप को एक लोकतांत्रिक रूप दिखाने के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया, और फिर 2008 के अंतर्गत देखने को मिलता है कि फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होती है। तो 2008 से और वर्तमान समय तक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पाकिस्तान के अंतर्गत बनी हुई है। तो इस तरह से प्रिय दोस्तों आपके ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सैनिक शासन व्यवस्था रही और किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि पाकिस्तान में किस तरह से सैनिक शासन व्यवस्था रही और किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही, समझाइए। 4 नंबर में ये सीधा सीधा क्वेश्चन दे सकता है। और या फिर एक एक नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसने बनाई थी, और मतलब याहिया खान या अयूब खान, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो प्रिय दोस्तों एक एक नंबर के इस तरह से क्वेश्चन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा बनने की संभावना रहेगी क्वेश्चन यहाँ से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठन किसने किया था, और आपको ये बताना है 1 नंबर में। तो अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में कि भाई ये तो रहा था कि सिलसिला इनका कि किस तरह से क्या है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई अमेरिका और जो अन्य पश्चिमी देश थे वो नहीं चाहते थे कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे, तो वो सैनिक शासन व्यवस्था के माध्यम से वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह की शासन व्यवस्था चाहते थे। तो वो एक यहाँ आतंकवाद का डर था और अमेरिका को और अन्य पश्चिमी देशों को, वो था कि भाई विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से वो डरते थे, और उनको ये था कि इनके परमाणु हथियार इनके कहीं हाथ न लग जाए। और इनके अंतर्गत जो खास बात बताई है वो स्वतंत्र मीडिया बताई है, मीडिया को यहाँ साहसी बताया है। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब मानवीय अधिकारों के लिए जो गठन किया गया है वो भी अच्छा बताया है। तो प्रिय दोस्तों इस तरह से था पाकिस्तान के अंतर्गत राजनीतिक और लोकतांत्रिक वो पाकिस्तान के अंतर्गत सैनिक शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब मैं बात करता हूँ बांग्लादेश के अंतर्गत किस तरह से व्यवस्था रही। तो बांग्लादेश के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में किस तरह से सैनिक शासन व्यवस्था रही और किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही। तो हम यहाँ से पाकिस्तान को हटा करके क्या नाम लिख देते हैं, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक शासन व्यवस्था, जबकि किताब के अंतर्गत आपके बांग्लादेश के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रखा है, बांग्लादेश लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रखा है, सैनिक शासन व्यवस्था नहीं दे रखा। जबकि हम देखें तो भाई इन दोनों देशों की लगभग एक जैसी मामला रहा है। जिधर पाकिस्तान में सैनिक शासन व्यवस्था, कभी सैनिक शासन व्यवस्था का आना, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आना, फिर सैनिक शासन व्यवस्था, इस तरह से रहा। लेकिन इतना दोनों में अंतर है कि वहाँ रेगुलर पहले सैनिक शासन व्यवस्था रही और फिर उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था अमल में आई, और जो लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था बांग्लादेश के अंतर्गत बनी हुई है। तो बांग्लादेश का निर्माण किस तरह से हुआ ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि भाई बांग्लादेश का निर्माण किस तरह से हुआ था, और ये भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया था कि भाई इसको आज़ादी दिलवाई थी, और ये पश्चिम पाकिस्तान के जो लोग थे इनको लगातार शोषण कर रहे थे। तो इस तरह से इनका वो हुआ। यहाँ बांग्लादेश के अंतर्गत शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग जो पार्टी थी, अवामी लीग पार्टी का नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि भाई बांग्लादेश के अंतर्गत प्रमुख व्यक्ति कौन था और इसने कौन सी पार्टी का निर्माण किया था। अवामी लीग पार्टी का निर्माण किया था और शेख मुजीबुर रहमान था। तो प्रिय दोस्तों इसके बारे में हम इस देश की शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। देखो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ, और 1971 से 1975 तक ये शासन व्यवस्था चली। मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी थी। तो इसने वहां शुरुआत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, संसदीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय लोकतांत्रिक और समाजवादी शासन व्यवस्था, इस तरह से था बांग्लादेश के अंदर।
बांग्लादेश में शुरुआत में 1971 के अंतर्गत किस तरह की व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक संसदीय समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। और ये शासन व्यवस्था चली 1971 से 1975 तक चली। अब क्या होता है, और ये सत्ता किसके हाथ में रहती है? शेख मुजब्बी रहमान, शेख मुजब्बी रहमान, शेख मुजब्बी रहमान। इसकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, अवामी लीग, अवामी लीग पार्टी थी, पार्टी का नाम है अवामी लीग पार्टी थी। अब ध्यान देना प्रिय दोस्तों, इसकी सत्ता 1971 से 1975 तक इस तरह की रहती है। लोकतांत्रिक बहुदलीय राजनीतिक पार्टियां, इन इस तरह से मामला रहता है। बहुदलीय राजनीतिक पार्टियों को, यानी कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टी बन सकती हैं, लोकतांत्रिक देश है, इस तरह से मामला चला। तो लेकिन इसने बाद में क्या किया, इसने 1975 में इसकी जगह, लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था की जगह पर कौन सी शासन व्यवस्था को अमल में लाया? ये लाया भाई अध्यात्म शासन व्यवस्था, अध्यात्म शासन व्यवस्था। और एक खास बात इसने क्या किया, अध्यात्म शासन व्यवस्था तो लेके ही आया, साथ में इसने क्या कार्य किया कि भाई अवामी लीग पार्टी को छोड़कर के सारी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर दिया। इसने सारी राजनीतिक पार्टी खत्म कर दी, इसने सारी राजनीतिक पार्टी खत्म कर दी, सारी राजनीतिक पार्टी खत्म कर दी। किसको छोड़कर? खत्म कर दी, कर दी, या संपूर्ण कह सकते हैं, संपूर्ण राजनीतिक पार्टी खत्म कर दी। और किसको छोड़ करके? अवामी लीग पार्टी को छोड़कर, अवामी लीग पार्टी को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर, छोड़कर। इस तरह से मामला रहा बांग्लादेश के अंदर। अब ये हुआ क्या, 1975 में इसने अध्यात्म शासन व्यवस्था लाया और उसके बाद इसने क्या किया, सारी राजनीतिक पार्टियां खत्म कर दी, एक अवामी लीग पार्टी को छोड़ करके। एक तरह से अब इसको जनता के संघर्ष का सामना करना पड़ा, जनता उग्र होने लग गई, जनता को लगने लग गया कि भाई ये एक तानाशाही शासन व्यवस्था रखना चाहता है, अपनी अधीनी सत्ता को रखना चाहता है। और जनता के मध्य में, इसके मध्य में हुआ संघर्ष। और इसके बाद सत्ता किसके हाथ में चली गई? जियाउर रहमान, जियाउर रहमान। जैसे जियाउल हक था ना, यहाँ जियाउर रहमान के हाथ में सत्ता चली गई। ये एक सैनिक अधिकारी था, जियाउर रहमान सैनिक अधिकारी था, तो यानी कि सैनिक शासन व्यवस्था कायम हो गई, सैनिक शासन व्यवस्था। ये जनरल था, ये जनरल था। कौन? ये जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ने सैनिक शासन व्यवस्था मतलब सैनिक शासन व्यवस्था लागू कर दी, अपनी सत्ता हाथ में ले ली और इसका शासन रहा। तो जियाउर रहमान ने अपना निर्वाचन 1979 के अंतर्गत अपना इसने किया निर्वाचन। अपना निर्वाचन करने के बाद में, निर्वाचन करने के बाद इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इसकी हत्या की थी, इसकी जगह जियाउर रहमान। और जियाउर रहमान के एक, जैसे ये जियाउर रहमान की पार्टी का नाम था प्रिय दोस्तों बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। जियाउर रहमान की पार्टी 1979 के चुनाव में विजयी हुई और उसके बाद इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी।
तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी किसने बनाई थी? जियाउर रहमान ने बनाई थी। ये विजय हुई, लेकिन इसके बाद इसकी कर दी क्या? हत्या। और हत्या करने के बाद में सत्ता में फिर किसका शासन आ जाता है? फिर आ जाता है एच.एम. इरशाद का। जियाउर रहमान की जगह पर सत्ता में कौन आता है? एच.एम. इरशाद। एच.एम. इरशाद ये भी सैनिक अधिकारी था, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल था। और इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली बांग्लादेश की। जी एच.एम. इरशाद, एच का मतलब होता है हुसैन, हुसैन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, हसन मोहम्मद इरशाद। इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो इसने काफी हद तक राजनीतिक गतिविधियों में छूट दी आगे चल करके। और इसने अपना ये 5 साल के लिए वहां का क्या रहा? राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन, अब उसने अपना निर्वाचन करा लिया, 5 साल के लिए वहां का राष्ट्रपति रहा। तो इस तरह से रहा। और 1990 में इसको पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि जनता चाह रही थी लोकतांत्रिक व्यवस्था। बांग्लादेश की जनता क्या चाह रही थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था चाह रही थी। तो 1990 में मजबूरन इसको पद छोड़ना पड़ा। और 1990 के बाद 1991 में 1991 के अंतर्गत लगातार बांग्लादेश के अंतर्गत कैसी शासन व्यवस्था बनी हुई है? बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनी हुई है। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनी हुई है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनी हुई है। ये है। अब वर्तमान में भी पाकिस्तान बांग्लादेश के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से था बांग्लादेश के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और सैनिक शासन व्यवस्था का रुख रहा। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंतर्गत जब 5 देशों का मैंने सर्वे बताया था, इसी क्लास से पहली वाली क्लास के अंतर्गत 5 देशों का सर्वे हुआ था, तो उसमें सबसे टॉप पर बात करें तो बांग्लादेश ही आता है। यानी कि 93% जनता यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहती है। दूसरे नंबर पर भारत और श्रीलंका देश आते हैं, उनमें 92% जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था को पसंद करती है, जब सर्वे कराया गया। और उसके बाद पाकिस्तान का आता है, तो पाकिस्तान की 84% जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था को पसंद करती है। 79% वहाँ नेपाल के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था को पसंद किया जाता है। इस तरह से था। तो प्रिय दोस्तों, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि पाकिस्तान के अंतर्गत किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही और बांग्लादेश के अंतर्गत किस तरह से शासन व्यवस्था रही। बांग्लादेश में शुरुआत में सैनिक शासन व्यवस्था रही, और वो सॉरी, बांग्लादेश के अंतर्गत शुरुआत में बात करें तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई थी, संसदीय शासन व्यवस्था और समाजवादी और बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, यानी कि सभी राजनीतिक प्रणाली को छूट हो, सभी एक से ज्यादा राजनीतिक दल बन सकते हैं। तो शुरुआत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नजर आई। शेख मुजब्बिर रहमान, इसकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। तो इसमें भी क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई बांग्लादेश की सैनिक शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समझाइए। या एक एक नंबर के आपसे पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी किसने बनाई थी और अवामी लीग पार्टी का प्रमुख कौन था। तो अवामी लीग पार्टी का मैंने तुम्हें बताया था, शेख मुजब्बिर रहमान। इसने शुरुआत में संघर्ष किया था, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बात उठाई थी, वो पूरी पाकिस्तान के आज़ादी के लिए बात उठाई थी। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंतर्गत शुरुआत में सत्ता किसके हाथ में गई? शेख मुजब्बिर रहमान के हाथ में गई। और इसके बाद में धीरे धीरे इसने मतलब 1975 के अंतर्गत उस देश के अंतर्गत मतलब अपने देश में बांग्लादेश के अंतर्गत इसने क्या किया कि उसमें सुधार करने का प्रयास किया, उसमें बदलाव करने का प्रयास किया। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था थी, संसदीय शासन व्यवस्था की जगह पर कौन सी शासन व्यवस्था लेकर के आए? ये लेकर के आए एक अध्यात्म शासन व्यवस्था लेकर के आए। दूसरा कार्य इसने ये कर दिया कि सारी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर दिया, एक अपनी ही पार्टी को रहना दिया, अवामी लीग को। तो ये अब जनता से इसका संघर्ष
लगातार बढ़ने लगे, क्योंकि जनता चाहती थी लोकतांत्रिक व्यवस्था और ये एक तानाशाही शासन व्यवस्था लाना चाहता था। सारी शक्ति को अपने अधीन करके अपना ही सत्ता पर दबदबा रखना चाहता था। तो जनता से इसका हुआ संघर्ष, और संघर्ष होने के बाद फिर ये सैनिक शासन व्यवस्था वहां कायम हो जाती है। वहां पर जियाउर रहमान उस पर कब्जा कर लेता है। जिया रहमान एक पार्टी का नाम निर्माण करता है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो 1979 के चुनावों के अंतर्गत वो विजयी होती है, लेकिन उसकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और उसको रास्ते से हटा करके शेख मुजफ्फर, वो HM इरशाद सैनिक अधिकारी था, लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो सैनिक सत्ता में आ जाता है। बाद में वो भी राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को निर्वाचित करता है, लेकिन फिर उसको भी लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ता है, और लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करने की वजह से फिर उसने आगे चल करके वहां 1990 में HM इरशाद को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, और पद छोड़ने के बाद फिर वहां पर किसका कब्जा हो जाता है, फिर वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चालू हो जाती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो वर्तमान में अब तक चल रही है। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से था भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था, और बांग्लादेश के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था और सैनिक शासन व्यवस्था। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आपके पास में क्लास डाल सकूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे।